Bipolar disorder is a psychiatric illness characterized by unpredictable swings in mood. Bipolar disorder mood और बिहेवियर में बदलाव का कारण बनता है, जो डे टू डे बेसिस पर जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देता है। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेरेंट्स या सिबलिंग्स में इसके डेवलप होने का रिस्क 4 से 6 गुना अधिक होता है when compared to someone who doesn't. Loss or damage of brain cells, imbalances in neurotransmitters, mitochondrial disorders are all considered in the pathogenesis of bipolar disorder. Clinical depression और bipolar disorder के बीच major difference manic या hypomanic episode की presence है. It is important to understand that the presence of a depressive episode is not enough to diagnose bipolar disorder. An array of treatments is available for the management of bipolar disorder, usually involving a combination of psychotherapy, medications, and lifestyle changes. Treatments also include cognitive behavior therapy, psychoeducation, and interpersonal and social rhythm therapy. कुछ facts हैं जो मैं share करना चाहती हूँ. The current prevalence in India of bipolar disorder is 6.9% as compared to other psychiatric illness. The annual incidence of bipolar illness is considered generally to be less than 1%, but it is difficult to estimate because milder forms of bipolar disorder are often missed. Bipolar disorder is common, affecting anywhere from 0.5 per thousand to 21 per thousand Indians annually, and typically manifests between 20 and 30 years of age. Women have more depressive episodes and men have more manic episodes over a lifetime. इस पर और अधिक चर्चा के लिए आज हम डॉक्टर कुमार कामले और डॉक्टर अंकित दरल से बात करेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट है मेडी सर्कल में. Hello, I am Aprajita Mehra, host of today's chat show. Let's better understand bipolar disorder. Dr. Kumar Kamble is a professional sexologist and also a de-addiction specialist. Dr. Ankit Daral is currently working as a psychiatrist at UCMS and GTB Hospital, Delhi. He was formerly working as senior resident psychiatrist at IHBS Hospital, Delhi, Nimhans, Bangalore, and RML Hospital, Delhi. Hi all, welcome to the show Bindas Bol. आज के शो का टॉपिक है Let's better understand bipolar disorder. डॉक्टर कामले, प्लीज आप बताइए कि बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, एंड जस्ट व्हाट आर द मेडिकेशंस इन्वॉल्व्ड. थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए, ये है क्या बीमारी? जी, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे नाम सजेस्ट करता है, बाय पोल्स मतलब दो पोल्स, जैसे उत्तर और ध्रुवीय ये जो हमारे छोर है, उसी तरह ये लक्षणों के दो एक्सट्रीम्स होते हैं. एक पोल पर या एक एंड पर जो होता है वो मेनिया से जुड़े हुए लक्षण होते हैं और दूसरे पर जो है डिप्रेशन से जुड़े हुए लक्षण होते हैं. मूल स्वरूप से जब हम इस बीमारी के बारे में समझने की बात करते हैं तो इससे इट इज अ मूड डिसऑर्डर. मूड मतलब हमारी भावनाओं की लगातार बदी हुई जो स्थिति है, स्टेट ऑफ इमोशन. तो ये इमोशंस का स्टेट नॉर्मली अलग अलग तरीके के इमोशंस के हम एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे दुख का इमोशन जो होता है वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कभी खुशी का इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये आमतौर पे किसी वस्तु स्थिति को रिएक्शन के तौर पर आता है. मतलब मैं पास हो गया तो आई एम हैप्पी, यस, लेकिन मैं पास हो गया और फिर भी मैं दुखी हूं तो ये कहीं तो भी गड़बड़ है. सो जो ये गड़बड़ी की स्थिति है कि आजू बाजू की जो कंडीशन है उसके बावजूद हमारी मन की स्थिति जो है वो उससे कॉन्ग्रुएंस में नहीं है या उससे मेल नहीं खाती है, तो ये मूड डिसऑर्डर में की एक चीज समझ में आती है जो बाइपोलर के नाम से हम समझते हैं. तो बाइपोलर जो एक मूड डिसऑर्डर है, मतलब मन के भावनाओं की स्थिति की गड़बड़ी का डिसऑर्डर है, इसके लक्षण जो है वो दो तरीकों में आमतौर पे देखे गए हैं. डिप्रेशन के लक्षण यानी कि उदासीनता के लक्षण और मेनिया के लक्षण मतलब उत्साह वाले लक्षण. याद रखिए, मूड की जो
स्थिति है, मन के भावनाओं की स्थिति इन बीमारी में, मूड की बीमारी में जो आसपास की स्थिति है उससे मेल नहीं खाती है। मतलब जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भले ही स्थिति क्या है उससे जुड़ी मेरी भावनात्मक जो रिएक्शन है, मेरे मूड का जो रिएक्शन है वो मेल नहीं खाएगा। जी तो जब बिल्कुल। मैं डिप्रेशन की बात करता हूँ तो डिप्रेशन में मतलब उदासीनता के लक्षण, मतलब मन में हमेशा दुख की भावना बनी हुई रहती है, व्यक्ति उदास रहती है, रोने को आता है, उत्साह महसूस नहीं करता है, काम में मन नहीं लगता है, चिंता हमेशा बनी हुई रहती है, नकारात्मक विचार आते हैं, खुद के ऊपर डाउट रहता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, क्या मुझसे ये काम संभव है या नहीं। तो इस तरीके से जो सोच है वो पूरी तरह नकारात्मक रंग से रंगी हुई होती है। इमोशन जो है अत्यंत नकारात्मक रहता है, दुख की भावना से ढका हुआ रहता है। अब ये हो गया एक छोर, एक पोल। इसका ऑपोजिट पोल, मतलब अगर मैं दुख का ऑपोजिट पूछूंगा तो आप क्या कहोगे मैडम? खुश होगा आदमी। खुश, एग्जैक्टली। लेकिन बेवजह अगर खुश होता है तो वो बाइपोलर के मेनिया के लक्षणों का एक भाग हो सकता है। मतलब खुशी की भावना, उत्साह की भावना, बहुत ज्यादा जोश, ऐसा लगना कि मुझ में बहुत सारी काबिलियत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब असलियत में वो काबिलियत नहीं होगी तो भी, जैसे मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी बाइडेन से पहचान है, ट्रंप मेरे साथ रोज उठता बैठता है, मेरे पास न्यूक्लियर कोड्स है, मैं दुनिया को उड़ा सकता हूँ। ऐसे अनगिनत भ्रम, डेल्यूजन्स, मुझ में बहुत ज्यादा काबिलियत है, बहुत ज्यादा जोश, बहुत ज्यादा उत्साह। इसमें कई बार कुछ ऐसे भी लक्षण आते हैं कि इस जोश में, इस उत्साह में ऐसे लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और बेफिजूल खर्ची करने लग जाता है व्यक्ति, बेवजह की चीजें खरीदने लगता है, बेवजह की कुल चीजों में मिला के इन्वेस्ट कहे हो। तो दोनों ही फीलिंग्स के एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम, जी, यस। एक्सट्रीम तो विच जो इज मेनिया होता है, अनएक्सप्लेनेबल, हाँ विच इज नॉट इवन रीजनेबल। डॉक्टर अंकित, हाँ, व्हाट डू यू से? नॉट नॉट एज, जी या बिल्कुल। नॉट एज इन इन कंप्लायंस विद द सिचुएशन। जी बेवजह मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। जी तो जी, ये समझ गए। अगेन जो मैंने शुरुआत में कहा था, मूड जो है वो रिएक्शन, स्थिति की परिस्थिति को जी कॉन्ग्रुएंट नहीं है रिएक्ट करने में। तो ये जो दो छोर है और इसी के इन दो छोरों के बीच में, इन दो पोल्स के बीच में लक्षणों का जो है वो सफर जारी रहता है व्यक्ति जी, के, विद राइट। पर्सन विद बाइपोलर डिसऑर्डर। All right. So we have heard that according to the National Advisory Mental Health Council, the treatment success rate for bipolar disorder is a remarkable 80%. पर क्या बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ रहने पर नॉर्मल लाइफ संभव है? ये मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अंकित आप प्लीज इस प्रश्न का मुझे जवाब दें, और फिर इसके बाद ये भी बताएं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स क्या होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ नॉर्मल लाइफ जीना बिल्कुल संभव है। अगर आप सपोजिंगली आप मेनिया फेज में या मेनिया एपिसोड में आते हैं और आपको अगर आपकी वो तेजी हॉस्पिटल में या दवाइयों से कंट्रोल कर ली जाती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं। अगर आपका डिप्रेसिव फेज आता है और अगर आप उस डिप्रेसिव फेज से आपको ट्रीटमेंट से, दवाइयों से ठीक किया जा कर लेते हैं, वो दवाई लेते रहते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था। दूसरा, इसके टाइप्स। बाइपोलर दो टाइप का होता है रीसेंट क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में हमारा जो होता है मेनिया, एक एपिसोड मेनिया और दूसरा एपिसोड हमारा डिप्रेशन का। और बाइपोलर 2 में जो होता है हमारा एक एपिसोड हाइपोमेनिया और दूसरा एपिसोड डिप्रेशन का। तो ये दो टाइप्स हैं बाइपोलर के। फैंटास्टिक, वेरी टू द पॉइंट। और हमारे बिल्कुल समय अवधि को बिल्कुल देखते हुए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। तो मैं सर आपसे दूसरा प्रश्न भी रखना चाहती हूँ। एक फैक्ट को शेयर करूंगी उससे पहले जरूर कि अबाउट 14% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज थॉट टू हैव द बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्टडीज डन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च शोज दैट बाइपोलर डिसऑर्डर इज मोर कॉमन देन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से जुड़ा है कि क्या बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बी मिस्टेकन फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर? अगर ऐसा है तो डिफरेंस क्या है सर दोनों में? पहले आप ये एक्सप्लेन करें। मैम, जैसे कि आपने अभी स्टैट्स दिए कि बाइपोलर इज कॉमन देन दिस बॉर्डरलाइन,
एक्चुअली व्हाई बाइपोलर इज कॉमन, ये इसका सवाल मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई इज इट कॉमन देन बॉर्डरलाइन। बिकॉज बॉर्डरलाइन जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है वो पर्सनालिटी के आधार पे बनता है। वो आपका कोई भी थ्रू आउट द डे काफी मूड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और बॉर्डरलाइन में मूड स्विंग्स ही सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। तो अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में, मुझे ऐसा नहीं है कि दिन में एक ही मूड स्विंग आएगा या 2 नहीं आ सकते, 3 ही आ सकते, दिन भर में मुझे 4 से 5 मूड स्विंग भी आ सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगला दिन मेरा अच्छा गया है, मुझे स्ट्रेस नहीं आया है, तो मुझे कोई भी मूड स्विंग नहीं आएंगे। वेयर एज इन बाइपोलर डिसऑर्डर इज एन इलनेस जो कि कंटिन्यूअसली परसिस्ट करती है फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स। यूजुअली जो 2 वीक्स का इसका क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस का, और 2 वीक से लेके 4 to 6 मंथ्स मेडिकेशन तक ये चल सकती है। तो इसलिए जो है बाइपोलर कभी भी मिस्टेकन नहीं किया जा सकता। बॉर्डरलाइन पूरी पर्सनैलिटी के आधार पे ही आप डायग्नोसिस करते हैं, और इतनी जल्दी अगर किसी ने बॉर्डरलाइन का डायग्नोसिस बनाया है तो मुझे लगता है कि उसको हमें रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। ऑलराइट, कुल मिलाकर जो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है सर, डिफरेंस ये है कि पहली जो है हिस्से में एक ही दिन में कई प्रभाव दिखते हैं, अलग तरीके के मूड वो व्यक्ति शो कर सकता है, और दूसरे बाइपोलर में हम एक लॉन्ग स्ट्रेच, एक कंसेक्टिव फेज में रहते हैं एक मूड के, कंटिन्यूअसली मूड वो वही सिम्टम्स रहता बने है रहते हैं। जी, वो राइट उसी राइट फेज में हम बने रहते हैं। जी राइट जी, वो जी सिम्टम्स तेजी वाले, उदासी वाले वो लगातार बने रहते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में कोई स्ट्रेस आया तो हमें वो फ्लक्चुएशन आया मूड में, कोई स्ट्रेस नहीं आया तो हम ठीक है, कोई हमें टेंशन आई, रिलेशन में प्रॉब्लम आई तो हम ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो ये बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर में कुछ सिम्टम्स रहते हैं। So numerous studies have found that people with bipolar often have at least one close relative with depression or bipolar disorder. Children who have one parent with the disorder have about 10 to 25% chance of developing the disorder themselves. Children with 2 parents with the disorder have a 10 to 50% chance. तो ऐसे में मेरा प्रश्न है कि क्या अडल्ट्स की तुलना में बच्चों में बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप होने का क्या ज्यादा रिस्क होता है? And how does childhood bipolar disorder differ from adults with bipolar disorder? Dr. Ankit, please आप इस पे थोड़ा विषय में विस्तृत रूप से बताएं। मैम, अगर फैमिली हिस्ट्री है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की या किसी भी मूड डिसऑर्डर की, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चे में चांसेस होते हैं, अगर दोनों पेरेंट्स में डिसऑर्डर है तो 50% चांसेस रहते हैं कि उस बच्चे में भी वो सिम्टम्स आए और वो मूड डिसऑर्डर से डायग्नोस किया जा सकता है या वो पीड़ित हो सकता है। तो चाइल्डहुड में हम डिसऑर्डर्स जल्दी से डायग्नोसिस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स में जो डीडी, जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है हमारा, वो हमारा एक तो एडीएचडी होता है, एक हमारा ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर होता है, और एक कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। तो ये तीनों जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें उनसे लगेगा कि शायद कहीं ये बाइपोलर के सिम्टम्स तो नहीं है। तो इसलिए हम कोई भी मूड डिसऑर्डर बनाने से पहले हमें चाइल्डहुड डिसऑर्डर, जो चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है चाइल्डहुड में, as a child is very active, very playful, very joyful. तो जब बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, जॉयफुल होते हैं, प्लेफुल होते हैं, तो उनकी एक्टिविटीज को हम एक डिसऑर्डर में डायग्नोस करना हमारे लिए बहुत जल्दबाजी हो जाती है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे बच्चे एक दिन में 1 सेकंड के अंदर खुशी और दुख और एक्साइटमेंट सब कुछ शो कर लेते हैं, and which is normal for that is being child, like it is not a disorder. Yes, childhood is the only age in which बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं, इंडिविजुअल्स इतने एनर्जेटिक होते हैं। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी एनर्जी और बच्चे की एनर्जी में जमीन आसमान का फर्क है। और आज जो एक एडल्ट, एक जिसकी एक्टिविटी इतनी इंक्रीज रहती है, थोड़ी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज रहती है और बच्चे की साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो उसके आधार पे हम एडल्ट्स में डायग्नोसिस हम
डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों में बाकी चिल्ड्रन जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वो आ जाते हैं बीच में। तो हमें देखना पड़ता है पूरा स्केल्स के थ्रू, साइकोमेट्री स्केल्स के थ्रू हमें पूरा, या टीचर से या स्कूल्स में रिपोर्ट से, सब कुछ हमें बहुत ही अच्छे अलग अलग नंबर ऑफ इंटरव्यूज के आधार पर हमें वो एक डायग्नोसिस कंफर्म करनी पड़ती है और सटीक डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। सर, इफ सपोज ये अगर डायग्नोस हो ही गया है और बच्चे ने बड़े होकर या थोड़ी सी बेटर अवस्था में, जिस एज ग्रुप में हम ये डायग्नोस कर पाए हैं कि उसे वाकई बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो ऐसे में कुछ अंतर होता है इनका एडल्ट के बाइपोलर डिसऑर्डर से, या ट्रीटमेंट और उसको हैंडल करने का तरीका एक ही होता है? मेरे उसी प्रश्न का थोड़ा सा वर्जन है ये। मैम, अगर पहली बात तो बच्चों में ये डायग्नोसिस करना एक पुअर प्रोग्नोसिस होता है, इट इज एन पुअर प्रोग्नोसिस। ओके, और ऑलराइट। अगर वो एक पुअर प्रोग्नोसिस है तो आई डोंट थिंक कि हम उसे डायग्नोसिस कर पाएंगे, और उसको अगर हम उसको डायग्नोस कर भी देते हैं तो बच्चे जो है मेडिकेशंस को नहीं ले पाते हैं और वो उसमें ठीक नहीं रह पाते हैं मेडिकेशंस पे। ऑलराइट, तो इसको डील करना ही नहीं चाहिए। डिले इनफैक्ट we should wait for the डिले child to grow and become an adult before it could be diagnosed that हाँ उसके ऊपर बचपन में influence था genetically and that's how he has molded his personality into this manner. शायद मेरे ख्याल से एक wise doctor का ये होगा diagnosis. We'll need to bide time a little with them. yes Right. So डॉक्टर कामले, मैं अंतिम प्रश्न की ओर पहुंच चुकी हूँ एंड वो मेरा प्रश्न अब आपसे है कि हम एक सोसाइटी और एक फैमिली के रूप में इस डिसऑर्डर वाले व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं, कुछ इस पे आप बताएं। सबसे पहले तो आप जैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये पहली जिम्मेदारी है कि लोगों तक जानकारी पहुंचाए कि ये परेशानी क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट, हाँ, दवाई जो रेगुलर ली जाए, रेगुलर लेने पे इसके लक्षण कंट्रोल में रहते हैं। ये बीमारी एपिसोड्स में आती है, मतलब कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों के अंतराल में और अंतर के लिए, और इस समय पे दवाई के मदद से इन लक्षणों को कंट्रोल किया जाता है। बीच में कई सारे महीने, साल बगैर लक्षणों के आदमी एकदम आरामदेह जिंदगी जी सकता है, लेकिन ये वापस लौट के आ सकता है। जब भी लौट के आए, शुरुआती लक्षण दिखे, तुरंत डॉक्टर के पास जाए और दवाई के बारे में जो सलाह दी गई है वो तुरंत जो है अप्लाई कर ले। दवाई अपने आप से बंद ना करे, डॉक्टर की सलाह के बाद ही बंद करे। अगर ये सारी जानकारी हम लोगों के पास पहुंचा दे, रिलेटिव्स के पास पहुंचा दे, सोसाइटी के पास पहुंचा दे, तो बाइपोलर के व्यक्ति के मदद काफी आसानी से हो सकती है। ये जानकारी को मद्देनजर रखते हुए ही कामकाजी जगह पर भी जानकारी देनी है कि इस व्यक्ति को बाइपोलर की परेशानी है, तो उससे जुड़ी हुई समझ लीजिए कि अगर वो ऑफिस में, ऑफिस एनवायरनमेंट में भी अगर सपोर्ट मिलेगा जी, हाँ, अगर वो समझ लीजिए मेनिया के फेज में जा रहा है, ऑफिस में अगर जानकारी है कि हाँ इसकी तबीयत मेनिया के परेशानी की वजह से अभी बर्ताव में गड़बड़ी चल रही है, सो ऐसी जानकारी लोगों के बीच पहुंचाकर ये जानकारी देने के बाद इस तरह का सपोर्ट जो है हम कामकाज की जगह पर और घर के वातावरण में ये आसान हो जाता है जब जानकारी सबके पास पहुंच जाए, एंड मेडिसिन का जो इम्पोर्टेंस है वो भी लोगों तक पहुंच जाए। तो ये बेसिकली अगर इस लेवल पे एज ए सोसाइटी एंड एज फैमिली मेंबर ये जानकारी लोगों के बीच रहेगी, सो इस तरीके से हम काफी अच्छे तरीके से उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। जस्ट वन हिंट, वन पॉइंट, बाइपोलर मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों भी संभावनाओं में एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशन जो है वो सुसाइड का हो सकता है। तो अगर लक्षणों को सही समय पे ट्रीटमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं लाया गया तो ये व्यक्ति की स्थिति सुसाइड की ओर बढ़ सकती है जी। सो ये जानकारी भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है कि व्हाट इफ वी इग्नोर द इलनेस, we cannot, doctor, we have to control it at the right time जी। so that would be also another psychological point for everybody else. Right. So thank you so much Dr. Ankit Daral and Dr. Kumar Kamble for your valuable time, and I hope कि हमारे viewers के जो भी सवाल थे उन्हें आपके द्वारा दिए गए जवाब से मदद मिली होगी। Thank you for your valuable inputs.
थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अंकित, आज आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर कुमार कामले हमारे रेगुलर हेल्थ हैं ऑन बोर्ड हमेशा, लेकिन आज आपने भी हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्टे सेफ, thank स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून टू वेरी सर्कल। जी thank you थैंक यू सर, बाय बाय।